एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक हम CDP 17 जनवरी 2022 को जो CTET में पूछे गए सवाल हैं उसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 17 जनवरी 2022 जो प्रीवियस ईयर CTET में पूछा हुआ सवाल है उसका हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से रिपीट भी हो रहा है। जो CBT का एग्ज़ाम हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है, ये कई प्रश्न दोहराया भी गया है। प्रीवियस ईयर का आपको हम अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। CDP प्रीवियस ईयर 2021-22, EVS प्रीवियस ईयर 21-22 और हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर 21-22। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रीवियस ईयर्स को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक में हम जिक्र करेंगे 17 जनवरी 2022 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये बाल मनोविज्ञान कहें या CDP कहें या चाइल्ड डेवलपमेंट कहें या चाइल्ड साइकोलॉजी कहें, उसी से रहेगा। ये संपूर्ण क्वेश्चन होगा, संपूर्ण विश्लेषण होगा 30 बाय 30। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमाओं को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। पर्सनालिटी से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास यहाँ से पढ़ें, यदि हम लोग व्यक्तिगत विकास के पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। व्यक्तिगत से हम लोग पूर्वानुमान लगा भी सकते हैं। तीसरा है के लिए, यानी व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो ये तीसरा कथन सही है कि हम व्यक्तिगत विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन कुछ हद तक, और सभी बच्चों का विकास जो है ये विकास की दर अलग अलग होती है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि हर बच्चे किसी न किसी रूप में अलग होते हैं, तो इसीलिए उसका विकास दर भी अलग होता है। व्यवस्थित व असतत होता है, नहीं, ये व्यक्तिगत विकास क्या होता है, ये सतत चलता है, व्यवस्थित भी नहीं होता है। तो ये भी गलत। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास और व्यवस्थित होता है। विकास और व्यवस्थित, यानी विकास, ये मिसटाइप हुआ है लग रहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर यानी सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर 3। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी हम लोग विकास के कई डेफिनेशन में देखे थे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब तक मर नहीं जाता है तब तक विकास चलते रहता है, या जीवन पर्यंत भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो ये सही कथन हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रखने के कौशल, रखने पड़िएगा इसको, रखने के कौशल मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं। यानी समाज के बारे में जो ज्ञान रखता है बच्चा वो मूल रूप से किससे सीखता है। ऑप्शन है आपके पास आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्ष समूह से। समकक्ष समूह से, आस पड़ोस से भी सीखता है, समकक्ष समूह से भी सीखता है, और तो स्कूल से भी सीखता है, और जाके आपका धर्म से भी सीखता है। धर्म से भी सीखता है, समाज के तौर तरीके। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन किन 2 प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो समायोजन व समावेशन। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, आपको बताए होंगे पियाजे वाला वीडियो में। आप यदि नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पर CDP का जितना वीडियो है एक प्लेलिस्ट में हम डाले हुए हैं। आप पियाजे वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पियाजे से 2-3 प्रश्न हमेशा रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा। तो अनुकूलन 2 तरह से होता है, एक समायोजन और दूसरा समावेशन। ये समायोजन क्या होता है और समावेशन क्या होता है। समायोजन जो होता है ना, जब बच्चा
जब बच्चा पूर्व में कुछ वो सीखा हुआ ज्ञान है उस ज्ञान को सीधे सीधे फॉलो कर लेता है, अमल कर लेता है, तो ये समायोजन कहता है। लेकिन उसमें कुछ बदलाव करते हुए उसको अनुकूलन करता है, उसके साथ अनुकूलित होता है, तो वो चीज़ कहलाता है समावेशन। आप इससे ज़्यादा डिटेल यदि आपको पियाजे का सिद्धांत समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, पियाजे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया समायोजन व समावेशन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं के संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 भाग में यानी 4 भागों में वो बांटते हैं। और ये पहला है कि इंद्रजनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये मूर्त को हम लोग कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी, अमूर्त को कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी। तो इसका हम एज भी बताए हुए थे, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से ये 7 तक, 2 से 7 तक, और मूर्त जो है 7 से 11 तक, और ये 11 से 14 या 15 तक होता है। तो ये अमूर्त है पियाजे, ये 4 भागों में, और चारों की विशेषताएं अलग अलग बताएं। चूँकि हम इसको यदि डिटेल करने जाएं, संवेदी चालक जिसको कहते हैं यानी इंद्रजनित गामक अवस्था, तो डिटेल करने जाएं तो यहाँ पर जो सूचनाओं का असर होता है, सूचनाओं का ज्ञान होता है, वो सूचनाओं का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। मतलब जो चीज़ वो देखता है, सुनता है, चखता है, महसूस करता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है क्या, ये मेंटल ऑपरेशन करने से पहले किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचने से पहले हम लोग क्या हैं, मैच्योर्ड हैं यानी अनुभवी हैं, वयस्क हैं। तो हम लोग किसी भी चीज़ को यदि देखें, समझें, तो हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, यानी मेंटल ऑपरेशन करते हुए हम उन चीज़ों का विस्तारीकरण, विश्लेषण कर लेंगे माइंड में। लेकिन ये अवस्था यानी 2 से 7 साल के बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये पियाजे का मानना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त जिसको वो छू सकता है, जिसको देख सकता है, वो चीज़ें मूर्त होती है। और मूर्त के क्रम में क्या है कि जो उसके सामने है, किसी चीज़ की, किसी कोई वस्तु है, उसकी लंबाई, भार, वजन वगैरह वगैरह, तो मूर्त यानी जितना जो वस्तु उसके सामने, उसी के बारे में वो विश्लेषण, संश्लेषण या कल्पना चिंतन कर सकता है। तो यानी ये चीज़ क्या हो गया, गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं का व्यवस्थित करने का लंबाई क्या है पियाजे के अनुसार, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत बात, जिस वाक यानी जिसको कहते हैं हम लोग प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। और ये प्राइवेट स्पीच जो होता है, हम लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने में वो मगन होते हैं, खेलने में, बोलने में वो बुदबुदाते रहते हैं, तो वाइगोत्स्की उसको प्राइवेट स्पीच कहता है। तो ये प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की का कौन सा कथन सही है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बच्चे जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी चिंतन करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपनी सोच को विनियमित करते हैं, यानी एक्सचेंज करने में मदद करता है, वाइगोत्स्की कह रहा है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। बच्चों की आत्मकेंद्रिता दर्शाता, आत्मकेंद्रिता किसको कहते हैं कि वैसा चीज़ जो सिर्फ अपने यानी स्वयं और स्वयं की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग आत्मकेंद्रियता। तो ये बच्चों की आत्मकेंद्रियता को सिर्फ नहीं दर्शाता है प्राइवेट स्पीच। अब बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़ता जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चे के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, किस प्रकार मदद कर सकते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चे के अधिगम में। यदि आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, तो उपयुक्त इनाम देकर ये हो सकता है। लेकिन जैसा कि पता है कि सी टेट हमेशा
बेस्ट आंसर खोजता है, हमेशा सबसे सटीक आंसर खोजता है, उसी के आधार पर हम लोग को आंसर चूज करना है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। सख्त सजा देकर, सजा की बात एकदम नहीं। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, यानी जो मदद की मात्रा है उस मदद की मात्रा को देकर और उसके स्वरूप में बदलाव करके हम बच्चों को अधिगम में सहायता दे सकते हैं। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? पिछले वीडियो में हम लॉरेंस कोहलवर्ग का विस्तार से बताए थे, एक क्वेश्चन था। तो उसमें क्या है कि यदि बच्चे में कोई भी कार्य करने के पीछे उसका डर हो, भय हो, तो वो उसके कोहलवर्ग के अनुसार, यानी लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। ये याद रखना होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से, निम्न छूट गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? और ये 3 कथन, जैसा कि हम लोग को पता है कि आप लोग यदि मेरा वीडियो देखे होंगे बुद्धि के सिद्धांत में, तो हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत वो बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, ये बिल्कुल गलत बात कहे हैं वो ये बात नहीं कहे हैं। दूसरा है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, अपितु कई प्रकार की होती है, यानी कोई एक खंड नहीं होता है, इसमें कई खंड होते हैं। तो ये भी कथन सही है, ये हार्वर्ड गार्डनर कहे हैं। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम सहबद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी एकाकी आयाम क्या हुआ? यूनिडायमेंशनल हम लोग नहीं कर सकते, एकाकी नहीं, बल्कि ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल बुद्धि होती है। ये 3 कथन कहे हैं बुद्धिमत्ता के संबंध में, ये कथन हार्वर्ड गार्डनर नहीं कहे हैं। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ये वाला आंसर गलत है, यानी ये वाला अब आंसर हो जाएगा, जैसा कि जो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में, देखिए ये सब प्रश्न बहुत रिपीटेड हुआ है, ये हार्वर्ड गार्डनर वाला भी, वाइगोत्स्की वाला, दोनों प्रश्न रिपीटेड हुआ है बार बार हर जाके आपका सीटिंग में। तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत। सक्रिय भूमिका दोनों की होती है, इसकी भी, विद्यार्थी की भी और शिक्षिका की भी। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है और शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत। अब 3 गलत हो ही गया है, तो चौथा भी देख लेते हैं। शिक्षिका व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका होते हैं, ये बात आपको यहीं पर बोले थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका व शिक्षार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, कथन कक्षाओं में लड़के, कथन और कथन पर है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। देखिए ये ऐसे प्रश्न में जो है ना, दोनों में जो है ना एक तरह से विवाद होता है कि कथन क्या कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित विज्ञान में क्या है, लड़कियों से बेहतर होते हैं, और तर्क क्या है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होते हैं। मतलब क्या कि दोनों एक ही बात कह रहा है कि लड़कियां मैथ और गणित में कमज़ोर होती है और लड़कियां जो है लड़के जो है मजबूत होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती है। तो क्या ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल गलत, यही गलत हो गया कि ए और आर दोनों सही नहीं है। अगला है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ये भी बिल्कुल, ये तो दोनों कथन सही है ही नहीं।
ए सही है और आर गलत है। ये बिल्कुल ए और आर दोनों गलत है। ए और आर क्या है? दोनों गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। ये बिल्कुल नहीं, पाठ्यचर्या का लचीलापन, यानी जो सिलेबस हो, जो टॉपिक होगा वो क्या होना चाहिए? एक करिकुलम जो होगा, ये करिकुलम क्या होगा कि लचीलापन हो, विद्यार्थी को बोझ ना लगे, बच्चों को बोझ ना लगे, पढ़ाई से वो दूर ना भागे। इसीलिए करिकुलम क्या होगा? लचीलापन। ये 2020 राष्ट्रीय नीति 2020, तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी वीडियो बनाए, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना? बिल्कुल नहीं, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। कक्षाओं के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। कभी भी दूसरे बच्चों की तुलना में बच्चे एक क्या हो जाएंगे? एक हतोत्साहित होंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं। मानक वर्ग में बच्चों की लेवलिंग करना। मानक वर्ग, हम कोई चीज़ धारण करते हैं यानी निर्धारित करते हैं, मानक निर्धारित करते हैं, तो उसके आधार पर भी हम बच्चों का लेवलिंग नहीं करेंगे। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहे हैं इसका वर्णन करना, यानी जो पढ़ रहा है बच्चा, जो सीख रहा है बच्चा, वो बच्चा कैसे सीख रहा है इस चीज़ का हम वर्णन करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है डैश की व्याख्या करता है या की व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या करती है? जो बच्चे, जो सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को, यानी हमारे कक्षा में बच्चे क्या हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहनावा ओढ़ावा, ये सब से जब आता है तो हम उस सामाजिक रचनावादी कक्षा में व्यक्तिगत किसी एक बच्चे की ज़रूरतों का हम कैसे ख्याल रखेंगे, ये क्या कहलाता है? बैठने की तय व्यवस्था? बिल्कुल नहीं। शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। एकदम निर्देश देना हो सकता है, लेकिन पूर्ण आज्ञा पालन, आप गलत निर्देश देंगे तो गलत आज्ञा पालन करेगा बच्चा, ऐसा नहीं होगा। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, स्मरण शब्द भी नहीं होता है, याद करना नहीं होगा। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, ये पॉजिटिव है। जब व्यक्तिगत जरूरत हो तो बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना ज़्यादा बेहतर होगा ताकि बच्चे सीख पाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? समालोचनात्मक सोच यानी जो आलोचनात्मक सोच होता है, यानी जिसको हम लोग लॉजिकली कहते हैं कि आपको कोई गलत बात कह दे तो आप आलोचना करते हुए किस तरह से तर्क करेंगे। 325 और 486 को जमा करो, इसमें क्या आलोचनात्मक होगा? नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या करेगा? सीधे दे देगा 1920 में या 1904 में। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन गलत। तो जो भी है ये एक वर्ड यहाँ समालोचनात्मक विकास नहीं होगा। इस प्रश्न से श्वसन को परिभाषित कीजिए, यहाँ भी समालोचनात्मक नहीं होगा, यानी किसी भी अपने तरीके से अपना सोच समझ से आंसर इसका भी नहीं लिखेगा। तो अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए, यहाँ पर वो समालोचना करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? समावेशन यानी जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं, उसके आधार पर कौन सी विशेषता को यानी संस्कृति को दर्शाता है समावेशन की?
विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें क्या है, विभेदी आकलन कि तरह तरह के जो विविधता है उसका हम आकलन करेंगे, कौन कैसा है, पढ़ने में कैसा है, शारीरिक रूप से कैसा है, मानसिक रूप से कैसे है, याददाश्त के रूप में कैसा है। तो ये समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से विभिन्न विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आप शिक्षक हैं और आपका क्लास विविधताओं से भरा हुआ है, तो आप किससे बचिएगा। तो ऑप्शन है, चर्चा में विभिन्न संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपने संस्कृतियों के उदाहरण लाना, सम्मान और संस्कृति की स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो देखिए, ये विविधता में आपको किससे बचना होगा, प्रभावी संस्कृति के पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली को विकसित करना। प्रभावी संस्कृति यानी जो प्रभाव में संस्कृति है, जो कल्चर है, मान लिया जाए कि हमारा देश हिंदू बाहुल है, तो हिंदू संस्कृति को ही सिर्फ हम उसमें जो है विकसित नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे। तो इससे बचना चाहिए। बाकी सब क्या है, सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये विकसित नहीं करना चाहिए। ये किससे बचना चाहिए, तो इससे आपको एक शिक्षक होने के नाते आपको बचना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैफल्य, लेखन वैफल्य, वचन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और व्याख्या करने में उन्हें समझने की क्षमता, यानी पढ़ने में जो विफलता हो उसको हम लोग कहते हैं वचन वैफल्य। वचन वैफल्य। अगला प्रश्न है, गति दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। देखिए, गतिक दिव्यांगता क्या हुआ, जो चलने बुलने में सक्षम नहीं है। जो चलने बुलने में सक्षम नहीं है उसको हम लोग गतिक दिव्यांगता कहते हैं। तो इसके लिए आप समावेशन करने के लिए क्या सुनिश्चित करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। क्या आप ये कीजिएगा तो ऊपरी मंजिल पर वो कैसे चलेगा। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। रैंप और लिफ्टों से यहाँ पर प्रश्न है आपका, क्या किससे बचना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत बात है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ये कदापि नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो चलने बुलने वाले दिव्यांग बच्चे होंगे वो कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। रैंप क्या हुआ कि जो ढालू रास्ता होता है रेलवे वगैरह में, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह में देखे होंगे आप लोग। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। विद्यार्थी को जिस तरह का अनुकूलन हो उसी तरह का व्यवस्था करना चाहिए। और बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना कि वो बैठ भी सके। तो ये 3 कथन सही है दिव्यांग, गतिक दिव्यांगता के बारे में। ये गलत है, यानी इसका आंसर 1 होगा, जिससे आपको बचना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। सृजनशील बालक का क्या पहचान होता है कि वो बहुत ज़्यादा अभिसारी सोच होता है, यानी उच्च क्रम समस्या समाधान, यानी ये उच्च विशेषता नहीं है। यानी उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच होता है उसमें, यानी लोगों से हटकर, औरों से अलग हटकर वो सोचता है। तो ऐसे चिंतन को कहते हैं अभिसारी चिंतन। नवाचारी प्रयोग, नया नया वो प्रयोग करेगा, ये सृजनशील बालक की पहचान है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, वो हर चीज़ को जानने के लिए क्या होगा, उसमें प्रबलता रहेगी। और अभिसारी सोच तो रहेगा, यानी उच्च क्रम समस्या समाधान नहीं होगा। तो ये विशेषता इसकी नहीं है सृजनशील बालक का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए।
स्मृति सहायक विधियां लागू करना, ये कर सकते हैं। संगठनात्मक चार्ट बनाना, ये भी कर सकते हैं। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, असंबद्ध नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स कह रहा है कि असंबद्ध शब्द बच्चों को कभी भी रटवाना या उससे जोड़कर नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झाड़, तो अब मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, इस तरह। ये क्या है कि ये असंबद्ध शब्द है। ऐसा करने के लिए बच्चों को कभी भी नहीं कहना चाहिए। मानसिक चित्र का उपयोग करना, ये करना चाहिए। तो लंबे समय तक याद करने के लिए आप एक शिक्षक होने के नाते किससे बचना चाहिए आपको, असंबद्ध शब्द का प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीख सकते हैं जटिल और व्यापक, ये कभी भी बेहतर नहीं सीख सकता। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, यानी जो चीज़ जिस ज्ञान से जुड़ी हुई है उससे बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। अव्यवस्थित और असंगठित, ये भी नहीं। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, जो बच्चे हैं सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, बच्चे उसी चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं, तो इससे भिन्न रहेगा तो वो भी नहीं सीख पाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। तो अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें कौन सा जो है कारक शैक्षणिक उपलब्धि में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान, देख रहे हैं, विफलता में, सफलता में पूछता, तब तो आप देखते हैं, यानी एक एक शब्द का, यानी सेंटेंस का, प्रश्न का अर्थ क्या है, ये चीज़ कहना। विफलता क्या होगा बच्चों में, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी जो प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं है उसको हम बताएंगे तो बच्चों में क्या हो जाएगी, विफलता आ जाएगी। तो इसलिए अनुभवात्मक शिक्षा से बच्चे सीख पाएंगे, समावेशी दर्शन से सीख पाएंगे, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी बाल केंद्रित जिसको कहते हैं, बाल केंद्रित से भी बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय। तो यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। विनियमित क्या, एक्सेंट, यानी जो बच्चे सीखते हैं, कहता है कि दूसरे बच्चे से वो आदान प्रदान नहीं कर पाता, तो ये भी क्या है, गलत है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो कभी भी नहीं, बच्चे रट कर कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं सीख सकते। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं कि बच्चे कैसे सक्रिय ज्ञान, बच्चे चाहते हैं कि हम कैसे सक्रिय ज्ञान हासिल करें। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए। फिर यहाँ नकारात्मक, कौन क्या नहीं करना है, आपको इस पर गौर करना है। तो उस संपत्ति से संबंधित उदाहरण, यानी उस संप्रदाय, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण नहीं, उस संप्रदाय से संबंधित हम उदाहरण देंगे जिस संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं। दूसरा, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, असतत यानी ये सतत उदाहरण होना चाहिए, असतत नहीं होना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए, ये गलत बात कह रहा है। संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ अलग हटकर आप इंटरटेनमेंट के आधार पर कह सकते हैं। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, यानी जो आधुनिक रूप है वो भी दे सकते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना सटीक है कि उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण आप नहीं दे, उससे बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। अधिसंज्ञान, जिसको लगता है कि हम इस चीज़ को जानते हैं, स्वयं का ज्ञाता, अपने आप का, यानी अपने आप के बारे में जानने वाले को अधिसंज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है कठिनाइयों की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। कौन सा, क्या कह रहा है कि पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज किसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो आरोपण ये बिल्कुल नहीं, नकल ये भी नहीं, समस्या समाधान से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि पहचान कर सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं, संभावित समाधान और परिणामों की खोज करते हुए आप किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं। निष्क्रिय ध्यान भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है अभिकथन वाला है, फिर आ गया ए और आर में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ग्रंथियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। यानी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ग्रंथियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। अब ये सोचना है। तर्क आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। शिक्षण अधिगम में क्या है, ग्रंथियों का खोज और चर्चा करना ये सार्थक होता है और विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में यानी सोचने समझने का अवसर भी देता है, गहन रूप से चिंतन करने का भी अवसर देता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसलिए खोज चर्चा करना सार्थक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी उसको कन्फ्यूजन है, भ्रांति है, उसके बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक बनाता है उन ग्रंथियों के द्वारा। इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। बोर फील होना नहीं, बोर फील होना किस डैश विद्यार्थियों, किस तरह का विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना होगी। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, महत्व दे देंगे तो क्या होगा कि बोर फील होगा ही नहीं। उन्हें सफलता मिलने पर कोई भी बोर फील नहीं करता। उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर सफल हुआ अपेक्षा भी कीजिएगा तो बोरियत नहीं होगा। बोरियत कब होगा, जब वो गतिविधि कर रहा हो और हम इम्पोर्टेंस ना दें, महत्व न दें, तो ये क्या होगा कि बोरियत फील होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका। देखिए यहाँ अनुचित है, उचित कभी भी नहीं है। तो इस तरह उचित और अनुचित को फर्क देखते हुए करना है। प्रतिपुष्टि क्या हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक, और आजकल तो हर जगह हर ऐप्स में फीडबैक कहता है, फीडबैक देखने को मिलेगा। तो प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिष्ठित देना, यानी प्रतिपुष्टि देना। यहाँ प्रतिपुष्टि हो जाएगा, प्रतिपुष्टि देना। तो यहाँ पर क्या अनुचित है, जब विद्यार्थी अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा तो वहाँ प्रतिपुष्टि देना उचित होता है। गतिविधियों की प्रक्रिया पर केंद्रित कोई प्रतिपुष्टि देते हैं तो वो भी क्या है, सही है। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि ये भी देना सही है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना ये भी सही है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों की क्षमता पर सिर्फ हम प्रतिपुष्टि देंगे तो क्या होगा कि ये सही है। लेकिन आप C-टेट के हिसाब से सोचिएगा तो ये गलत बात कर रहा है। यानी आंसर आपका ये है कि विद्यार्थी का यदि क्षमता के अनुसार से हम फीडबैक देंगे ना तो विद्यार्थियों के बीच में क्या होगा कि वो ज़्यादा फीडबैक प्राप्त कर लिया, ये कम फीडबैक प्राप्त कर लिया, इस तरह उसके मन में हीन भावना आ जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण 17 जनवरी 2022 को C-टेट में पूछे गए सभी सवालों का संपूर्ण विश्लेषण। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसी टॉपिक से या इसी प्रीवियस ईयर जितना भी हम हैं टोटल करवाएंगे, जितना भी 2021-22 में पूछा गया है टोटल प्रीवियस ईयर हम करवा देंगे। और उम्मीद करते हैं कि 30 का 30 प्रश्न यानी CDP करवाएंगे तो 30 प्रश्न उसी से रहेगा लगभग।
थोड़ा सा एयर फेयर करके थोड़ा सा घुमा फिरा के ईवीएस का भी 300 रहेगा, हिंदी पेडागोजी का भी 15 रहने का चांस है। उम्मीद है आप मेरे अनुभव का लाभ उठाइए और देखिए कि आप आने वाले सीटेट में किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।